जेनेसिस। ये प्रक्रिया कब चालू होती है भाई? हम जिस अंडे से बने वो अंडा कब बन गया था? जब हमारी मम्मी हमारी नानी के पेट में थी। जब हमारी मम्मी हमारे नानी के पेट में थी, यानी हमारी मम्मी की भ्रूण अवस्था थी, हमारा अंडा उस समय बन गया था। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये प्रक्रिया ये भ्रूण अवस्था से शुरू हुई है। उससे शुरू हुई है भ्रूण अवस्था से। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि भ्रूण अवस्था से शुरू होती है। भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होती है। ठीक है भाई? अब होती किसमें? अंदर में, मादा में? मादा में। मादा में। मादा में। मादा में। निर्माण किसका होता है? अंडा का। अंडाणु का। इसीलिए क्या बोला है? अंडा। ठीक है, हम कहते हैं कि इसके अंदर कोशिका होती है जिसका नाम होता है पीजीसी। क्या नाम होता है भाई? पीजीसी यानी प्राइमरी जर्म सेल। क्या नाम होता है भाई? प्राइमरी जर्म सेल। ये बनती कहां से है? तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। कहां से बनती है भाई? मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये क्या करेगी? डिवीजन करेगी। क्या करेगी भाई? डिवीजन। कब? जब भ्रूणीय अवस्था में। कब करेगी भाई? भ्रूणीय अवस्था में। तो हम कहते हैं भ्रूणीय अवस्था में ये डिवीजन करेगी। और भ्रूणीय अवस्था में कब चालू करेगी? आप कहेंगे 25वें वीक में। कब चालू करेगी? 25वें वीक का मतलब क्या हो गया? 6 चौके 24। 25 सितंबर 25 में। अरे 6 चौके 24 ही होते हैं। यस सर। पहले तो छठे में है तक ये विभाजन वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे इंट्रा यूटेराइन लाइफ। क्या बोलेंगे? 25 इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी अंत्य गर्भाशयी अवधि। कौन सी अवधि? अंत्य गर्भाशयी अवधि। हम कहेंगे 25 वीक तक। कौन सी भाई? 25 वीक तक। ठीक है, ये क्या करेगी? विभाजन करेगी। क्या करेगी? और कौन सा विभाजन? माइटोसिस। कौन सा भाई? सबसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। ये अपनी संख्या बढ़ा के और इसने क्या बढ़ा दिया? यहाँ पर संख्या बढ़ाने क्या बोलते हैं? बोलते भाई गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं भाई? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है भाई? अब देखिए, अब हम कहेंगे ये करेगी ग्रोथ। क्या करेगी भाई? ग्रोथ। ग्रोथ करके कहेंगे क्या करेगी? अपना साइज बढ़ा देगी। क्या बढ़ा देगी भाई? और साइज बढ़ाने के बाद जो हमारे पास में एक संरचना आएगी उसको बोलेंगे प्राइमरी ऊस है। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऊस। तो एक भाई साइज बढ़ा के इसने ग्रोथ फेज कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया भाई? ग्रोथ फेज। अब हमारे पास में आ गई क्या भाई? प्राइमरी ऊसाइट। देखो भाई, जब गुणन प्रावस्था हो गई, वृद्धि प्रावस्था हो गई, अब आएगी परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी आएगी? परिपक्वन प्रावस्था। मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं भाई? मैच्योरेशन फेज। उसके अंदर हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो हमने कहा भाई लो भाई अर्धसूत्री चालू हो गया। कौन सा हो गया भाई? अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं? मियोसिस। और अर्धसूत्री फर्स्ट बोले तो मियोसिस फर्स्ट चालू हो गया, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। क्या नहीं पता? पूरा नहीं। क्योंकि ये अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये भ्रूणीय अवस्था में चल रही है। कब चल रही है? भ्रूणीय अवस्था में। हम कहेंगे यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट चालू हो जाएगा, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर आती है प्रोफेज फर्स्ट। कौन आती है? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आती है डिप्लोटी। कौन आती है? डिप्लोटी। अगर आपको कोई पूछे प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती है तो उनका क्रम बताओ। क्लियर? तो हमने कहा ये प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटी में आकर रुक जाएगी। और रुकने का कारण क्या है? हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है तो इसकी पिट्यूटरी इतना एफएसएच बढ़ा नहीं पाएगी, और एफएसएच नहीं बढ़ पाया तो हम कहेंगे पुटकों का परिवर्तन नहीं होगा, और हम कहेंगे यहाँ पर कौन सी अवस्था में रुकी? तो हमने कहा प्रोफेज फर्स्ट में। कहां की? प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी? डाइप्लोटी। कौन सी भाई? डिप्लोटी। कौन सी भाई? डिप्लोटी। क्लियर बात? हमने कहा ये यहाँ पर इंतजार करेगी इसका एफएसएच का, क्योंकि एक बात सही है कि हर किसी को नहीं मिलता एफएसएच जिंदगी में। कुछ नसीब होते हैं जिनको मिलता है एफएसएच जिंदगी में। ठीक है, इसलिए एफएसएच जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिनको एफएसएच मिलता है, क्योंकि हम कहते हैं इनकी संख्या शुरुआत में लगभग 7 मिलियन होती है। कितनी होती है? ये जो उगोनिया है, ठीक है, इनकी संख्या लगभग 7 मिलियन होती है। जन्म तक हम कहते हैं 4 लाख की बचती है, और हमारे यौनारंभ तक हमारी इंचालिटी 60,000 से 80,000 ही बचते हैं। बाकी के नष्ट होने का कारण एफएसएच नहीं मिला। क्या नहीं मिला भाई? इसीलिए कहते हैं कि खुशनसीब है वो जिन्हें मिलता है एफएसएच जिंदगी। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये सारी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, ये प्रक्रिया चल रही है जन्म के पहले। जन्म से पहले, जन्म से पूर्व, यानी कि बिफोर बर्थ।
क्लियर बात? हमने कहा अब बच्ची जन्मी तो हमने कहा इसके अंदर है प्राइमरी oocyte कौन है भाई प्राइमरी oocyte और ये प्राइमरी oocyte कौन सा है तो हम कहेंगे प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ कहां पर रुका हुआ प्रोफेज फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ ठीक है यानी अभी तक हमारा मेयोसिस पूरा नहीं हुआ है यानी अभी तक अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो हम कहेंगे अगर पीजीसी में 46 गुणसूत्र तो इनमें भी कितने गुणसूत्र हैं 46 तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 46 गुणसूत्र 2n है 44 प्लस xx है कौन सा नहीं 44 प्लस xx इसमें हम देंगे 44 प्लस xy XX क्योंकि ये फीमेल है फीमेल के अंदर y कभी नहीं होता ठीक है हम कहेंगे ये भी क्या है 2n ये भी हम कहेंगे 2n 44 प्लस XX ये भी हम कहेंगे 44 प्लस xx 2n जैसे इसके पास है प्यूबर्टी कौन है भी प्यूबर्टी बोले तो यौवनारंभ कौन सा रंभ यौवनारंभ आपने रंभ नाम की दो संरचनाएं पढ़ी है बोटनी में कहां पढ़ी है एनाटोमी रंभ और परिरंभ रंभ क्या होता है परिरंभ के अंदर का भाग परिरंभ क्या होता है रंभ के बोले घर कहां के बैंक के सामने बोले बैंक घर के सामने दोनों कहां ठीक है लेकिन यहां पर हमारी यौवनारंभ है आरंभ यानी शुरुआत यानी जवानी की शुरुआत प्यूबर्टी ठीक है अब देखो प्यूबर्टी आई हमने कहा पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिला भाई हम मैच्योर हो चुके हैं हमें एलएच की जरूरत है एफएसएच की जरूरत है तो हमारी पिट्यूटरी ने भेजा एफएसएच क्या भेजा जैसे ही एफएसएच आया इसने क्या कर दिया विभाजन पूरा कर दिया विभाजन पूरा करके इसने बना लिया सेकेंडरी oocyte क्या बना लिया सेकेंडरी हमने कहा यहां पर अभी तो पूरा अपना मेयोसिस कौन पूरा है मेयोसिस तो ये भी चाहेगा कि मैं भी कुछ विभाजन करूं मैं भी कुछ अपना नाम ऊंचा करूं ठीक है तो ये क्या करेगा मेयोसिस सेकेंड करेगा क्या करेगा मेयोसिस लेकिन पूरा कर नहीं पाएगा क्यों नहीं पाएगा क्योंकि जैसे ही एफएसएच बढ़ा इसने विभाजन किया सेकेंडरी oocyte जैसे विभाजन करने लगेगा पिट्यूटरी के पास मैसेज आएगा अरे भाई क्या कर रहे हो बोले क्यों अगर तूने एफएसएच बनाया तो ये विभाजन पूरा करेगी अगर विभाजन पूरा कर लिया इसका मतलब ये है कि अंडाणु बन जाएगा अभी तो क्या है द्वितीयक oocyte है सेकेंडरी oocyte है इसने कहा अंडाणु बन जाएगा बोले तो क्या करूं बोले तो एफएसएच रोक जैसे एफएसएच रुका इसका विभाजन रुका अगर मान लो एफएसएच आ जाता तो क्या होता हम कहते हैं विभाजन करता विभाजन करके इसको नर की जरूरत ही नहीं रहती ये खुद ही अपने अंदर विभाजन करता विदलन करता और भ्रूण के रूप में रोपित हो जाता तो हम कहते हैं एक तो इसके अंदर वाई क्रोमोसोम कभी नहीं आ पाता खाली एक्स पूरी धरती महिलाओं से भरपूर स्वच्छता का वादा है ठीक है लेकिन इवोल्यूशन ऐसी चीज चाहता नहीं है क्योंकि इवोल्यूशन ये चाहता है कि कहीं ना कहीं आपके पास में विभिन्नताएं हैं उद्विकास नहीं होता है विभिन्नता का नाम ही क्या है उद्विकास अगर एक ही जैसी चीज हो तो आपने उसमें क्या उद्विकास कर दिया अगर हमर बंदर आज एक जैसे होते हम यूं के ऐसा क्यों कहते हैं मानव का उद्विकास बंदर से हुआ अगर हम एक जैसे होते हमारे पूंछ होती शरीर पे बाल होते कपड़े वपड़े नहीं पहनते मंगल की तरह वो करते ठीक है तो हमारे में उद्विकास थोड़ी हुआ लेकिन आज हमारे अंदर उद्विकास हुआ है इसका कारण क्या है क्या कारण है अगर महिलाओं के अंदर हमने कहा भाई अगर एन से जन्म होने लग गया तो नर का तो क्या हो जाएगा अस्तित्व ये बात हमने पहले लेक्चर में चालू की यस सर आज इससे वही बात है तो अस्तित्व खत्म ना हो इसलिए एफएसएच रोक दिया गया है एफएसएच रोक दिया गया है अगर सोचो यहां पर हम कह रहे प्राइमरी oocyte मान लो यहां पर भी हमने कहा एफएसएच की कमी कारण विभाजन हो जाता है अगर सोचो यहां पर अगर एफएसएच होता तो कहते ये परिपक्व हो गए भ्रूण अवस्था में सारे नष्ट हो जाते भ्रूण अवस्था में सारे बाहर निकल जाते नष्ट हो जाते तो जो कुछ सोचा समझा बनाया गया भाई इसके अंदर ये प्रोसेस तब होगा सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप है अगर मान लो ये सारे उस टाइम खत्म हो जाते तो फीमेल बाहर आके क्या करती भाई जन्म करने तो योग्य नहीं थी क्योंकि उसके जितने भी oocyte है सारे खत्म ठीक है इसीलिए हम कहते हैं कि एफएसएच कभी भी सबको नहीं मिलता जैसे अभी अपने डेवलपमेंट देखेंगे उस टाइम बताएंगे कि हर महीने के अंदर 6 से लेकर 12 प्राइमरी oocyte है ठीक है जो आपकी प्राइमरी फॉलिक्यूल है वो हम कहते हैं सक्रिय होती है उनसे हम कहते हैं लगभग 2 से 3 आपकी मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल बनती है उनमें से एक ही आगे जाकर मैच्योर हो पाती है और वो एक ही हम कहते हैं ओम का रिलीज करती है अभी थोड़ी देर हम देखेंगे पूरा मोल्ड बनेगी दोनों बनने एक साथ ले लेना तब लगेगा ठीक है तो हमने कहा इसके अंदर मेयोसिस सेकंड हो रहा था लेकिन पूरा हो नहीं पाया ये मेयोसिस के मेटाफेज में आता है नाम क्या था मेटाफेज सेकंड में होता है नाम क्या था मेटाफेज सेकंड में और कारण क्या है एफएसएच क्या कारण है एफएसएच की कारण क्या भाई एफएसएच की अनुपलब्धता ठीक है अब देखो हमने क्या सेकेंडरी oocyte है इसको मुक्त करेगा ग्राफिन फॉलिक्यूल कौन करेगा क्योंकि हम ये जानते हैं
आप लोग ये बात बताओ, जो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं क्या वो सही है कि गलत है? सही है। सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म पढ़ते हो। अरे मासिक धर्म पढ़ते हो उसके अंदर कहते हैं शुरुआती 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ता रहेगा। 13वें दिन तक एलएच का लेवल है वो अपने हाई पीक लेवल पर होगा, ओवुलेशन होगा, ठीक है, बाद में लुटियम बनेगी, फिर हम लेंगे वापस से ये क्रम चलता रहेगा। सही है गलत, क्योंकि ये सोचो कि ओवुलेशन आपने यहां से कराया है, ओवुलेशन यहां से कराया है और यहां पर हम कहते हैं इस अंडे का परिपक्व हो रहा है, इससे पहले हम कहते हैं 3 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, यानी ये अंडा जब डीजनरेट होगा, ठीक है, इसको तो हम पढ़ रहे हैं इसमें, यानी इसका मतलब क्या है, जो पिछला वाला अंडा निकला ना उसको हमने इसमें पढ़ा है, हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए था यहां से, जहां से नया बन रहा था। हम कहते हैं कि यहां पर क्या होगा, निषेचन नहीं होगा तो हम कहेंगे यहां पर ब्लीडिंग हो जाएगी, पढ़ना है ऐसे काम। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग हुई ना उसी दिन हम पहला दिन मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता थोड़ी नहीं था यार ओवुलेशन हुआ है, भाई ब्लीडिंग होगी तो पता चलता है भाई आज से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हुआ है, उस दिन से पहले दिन काउंट कर लेते हैं। अब जिस दिन ओवुलेशन हो उस दिन कोई गली में हल्ला तो नहीं मचेगा, अरे आज ओवुलेशन हो गया भाई क्या रखना सवाल। अरे भाई क्या लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पता चलता था कि इस टाइम ब्लीडिंग होती है, कि ब्लीडिंग होती है, लेकिन मोहल्ले में तो वो भी पता नहीं चलता, वो भी खुद को पता चलता है जिसके ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसीलिए हमने क्या कर दिया, जिस दिन ब्लीडिंग चालू हुई ना उस दिन को हमने पहला दिन काउंट कर लिया, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ से सेकेंडरी ऊसट मोटिव निकला, कौन सा सेकेंडरी ऊसट, और क्यों निकला, क्योंकि एलएच ज्यादा हो गया, एलएच ज्यादा हो गया। तो जैसे ही अपने दीवाने की याद आई उसको, भाई एलएच ज्यादा हुआ तो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ये बैठा था सोचो, तो इसको अपने दीवाने की याद आई, एलएच बोला तो मैं आता हूं, एलएच ने इसको लात मारी, क्या मारी, लात। अब हमने कहा ये तो है ओवरी, क्या है ओवरी, और यहाँ पर ये है ग्राफिन फॉलिकल, होने भाई ग्राफिन फॉलिकल, इसके अंदर हमने ये कि ये सेकेंडरी ऊसट होना है, सेकेंडरी ऊसट। जैसे ही एलएच इसको लात मारेगा ये ओवरी को फाड़ते हुए बाहर आएगा, बाहर आती होने का ये है ओवरी, होने ओवरी, और ये हमारी फिमरी, कौन है फिमरी। तो ओवरी से जैसे निकलेगा फिमरी इसको कैच कर लेगी, कैच करेगी, यहाँ पर हम कहते हैं कि ओस्टियम होता है, एब्डोमिनल ओस्टियम, कौन होता है, वो इसको लेके जाएगा फेलोपियन ट्यूब में डालेगा। अगर इसको मिल गया शुक्राणु तो क्या हो जाएगा, किस भाग में, एंगुला में, हाँ भाई एंगुला। अगर शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होगा, अगर शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये धीरे धीरे मैसेज भेजेगा, देखो हमने आने का प्लान तो बनाया था लेकिन आ नहीं है, क्योंकि गर्भाशय बेचारा पहले से तैयारी कर रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई आएगा, मैं अंतरोपण करूंगा, तो ये क्या करेगा, उसको मैसेज भेज देगा, देखो हम तो आ नहीं पाए, ठीक है, अब तुम तैयारियां कर रहे हो, तुम्हारे लिए बेस्ट। जैसे अपने घर में मेहमान आ रहे, मेहमानों ने फोन कर दिया 10 जने आए, रोटी बना के रखना, अपने घर में 4 में 4 फटाफट लग के रोटी बनेगी। अब ऐसा थोड़ी ना था मेहमान आ गए फिर हम कहते हैं रुको भाई साहब आप बैठो, मैं जाके आटा लेके आ रहा हूं, ऐसा बात। तो गर्भाशय भी ऐसा नहीं करता, गर्भाशय बेचारा पहले से तैयारी करके रखता है, ठीक है। अब जैसे ही इसको लगा भाई अब शुक्राणु आया नहीं, अब अपने पास में रोकने की कोई होगी नहीं, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो गर्भाशय की अंत्य गर्भाशय परत है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम की 2 परतें होती है, कितनी होती है, एक होती है स्टेट ऑफ बेसिलस और एक होती है फंक्शनल। तो फंक्शनल हम कहेंगे धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी और रक्त के रूप में योनि से आएगी, उसके साथ हम कहेंगे जो अंडा निकला था वो भी बेचारा धीरे धीरे रक्त के रूप में बाहर आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्तचक्र बोलते हैं, आर्तप्रावस्था बोलते हैं, जिसके लिए ब्लीडिंग होती है। अब आपको ये पूछ सकते हैं ब्लड के रूप में कौन कौन निकलता है, तो हम कहेंगे एक तो निकलेगा एंडोमेट्रियम, उसके क्षतिग्रस्त ऊतक, साथ में रक्त निकलेगा, थोड़ा बहुत म्यूकस पदार्थ निकलेगा, और आपका जो अंडा है वो निकलेगा, निष्क्रिय हो गया तो निष्क्रिय अंडा निकलेगा। अब अगर आपको कोई ये पूछ ले कि हमने कहा यहाँ से अंडा निकला था, कौन निकला था, अंडा, यहाँ से अंडा निकला है, द्वितीय ऊसट निकला, अगर आपको एक महिला के सामने ले जाया जाए, आप डॉक्टर बन गई, आपको एक महिला के सामने ले जाया जाए, वो महिला कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कि 2 बार प्रेग्नेंट हुई, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, 2 बार, तो उसका अंडे कितनी बार बने, अंडे तो बहुत बार, मैं द्वितीय ऊसट की नहीं पूछ रहा, मैं ओवम की पूछ रहा हूँ, अंडा की 2 बार बने, क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा शुक्राणु इसको ये अंडाणु बन पाएगा नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक बात हो रही है, हमने कहा यहाँ पर मेयोसिस स्पष्ट हुआ था, तो हमें पता है किसी विभाजन से 2 कोशिकाएं मिलती है, क्या तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो हम कहेंगे आध्यात्मिक गुणसूत्र हो जाएंगे, तो हमने कहा इसके अंदर गुणसूत्र कितने होंगे, आज अभी तो पूरा नहीं हुआ ना, पूरा तो इसमें हुआ है, पूरा तो इसमें हुआ है, तो हम कहेंगे इसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं, 22 + x और फ्लोइड क्या है n, तो 22 गुणसूत्र कहाँ है,
तो हम कहेंगे इससे एक बनती है ध्रुवीय इकाई, क्या बनती है भाई? इसको बोलते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये हम कहते हैं बहुत ही छोटी सी होती है, या तो उससे आगे जाके विभाजित हो जाए, ठीक है, और विभाजित होकर नष्ट हो जाए, ये तो यहाँ से सीधी नष्ट हो जाएगी। अब ये आता है कि भाई ये इतनी छोटी सी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें आगे जाके बनना है मनुष्य, क्या बनना है? हमें तो चूहा पैदा नहीं करना आगे जाके, तो हमें ब्रांडेड चाहिए, हमारा अंडा कैसा चाहिए? ब्रांडेड। तो हम विभाजन ऐसा कराएंगे कि 5% साइटोप्लाज्म इसमें जाए और 95% इसमें जाए, तो इसके अंदर तो साइटोप्लाज्म का बहुत ही कम भाग होता है, तो धीरे धीरे विभाजन नष्ट हो जाएगा। अब कई बार मान लो विभाजित हो जाता है तो भी आगे जाएगा, तो जैसे इसके अंदर हमने किया 5% साइटोप्लाज्म है, आगे विभाजित होगा तो साइटोप्लाज्म 2.5% जाएगा, तो वैसे भी कोई पोषण दे देगा, ये पोषण कर देगा, ये खुद नष्ट होगा, ये इसको मतलब जाता ना है कभी नहीं देगा। ये जाते जाते कोई इसकी स्वतंत्र थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना भाई इसकी पति की कोई सौतेली बीवी है, तो जाते जाते पोषण दे दे, ले मैं इसका सुख ले नहीं पाई, तू ले दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी पूसाइट है, और सेकेंडरी पूसाइट, ठीक है, हम कहते हैं सेकेंडरी पूसाइट का होगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड कब होगा? जब स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म ना आए तो हमने यहाँ पर अलग से लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में सेकेंडरी पूसाइट कौन है भाई? सेकेंडरी पूसाइट, ये हमने कहा भाई है सेकेंडरी पूसाइट, ठीक है। और कौन सी अवस्था में रखा है? मेटाफेज सेकंड, ठीक है। अगर मान लो इसके पास में आ गया स्पर्म, कौन आ गया भाई? अगर इसके पास में स्पर्म आ गया तो क्या होगा? तो हम कहेंगे स्पर्म, इसके लिए जो फैक्टर है इसका नाम है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। कौन सा नाम है? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। उसको कन्वर्ट कर देगा एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर में। किसमें? एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, यानी मेटाफेज से निकल के एनाफेज में चला गया, और एनाफेज में जाने के बाद कोई नहीं रोक सकता मेरे पास, ठीक है। तो हमने कहा स्पर्म आया, स्पर्म में क्या करते हैं इसके अंदर जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर है इसको कन्वर्ट कर दिया एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, इसमें कर दिया, और हम कहेंगे मियोसिस सेकंड में वो क्या हो गया भाई? कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। इससे भी हम कहेंगे हमारे पास में दो चीजें बनी, दो चीजें। एक तो हमारे पास में बन गया अंडा, क्या बन गया भाई? इसको हम बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं? ओवम, ठीक है। और एक दूसरी बनेगी अपने पास में द्वितीय ध्रुवीय पिंड, क्या बनेगा भाई? द्वितीय ध्रुवीय पिंड या सेकंड पोलर बॉडी, क्या बोलते हैं भाई? सेकंड पोलर बॉडी। क्या ये नष्ट होगी आगे बचेगी? ये भी हम धीरे धीरे अपघटित हो जाती है, क्या होती है? अपघटित हो जाती है। ये हुआ कब? जब शुक्राणु मिला। शुक्राणु कहाँ मिला? एम्पुला किसमें मिला भाई? एम्पुला बुला एम्पुला, तो हम ये परिचय बोल के एम्पुला ना हो एम्पुला। अगर मान लो इसको शुक्राणु नहीं मिला, कौन नहीं मिला भाई? शुक्राणु नहीं मिला, ठीक है। हालांकि हम कह रहे हैं ये तो क्वेश्चन भी थोड़ी है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये अब कहाँ आ रही है? हमने कहा ये हो गया इसका ओवुलेशन फेज। कौन सा आ गया भाई? ओवुलेशन फेज, यानी इसका अंडोत्सर्जन हो गया। अंडोत्सर्जन के बाद शुक्राणु मिला दिया हो गया। अगर इसको शुक्राणु नहीं मिला, कौन नहीं मिला भाई? शुक्राणु, तो हम कहेंगे ये क्या हुआ? आर्तचक्र के रूप में, रक्त के रूप में बाहर आएगा, क्लियर है? तो हम कहेंगे अगर शुक्राणु नहीं मिला तो हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू। और इसकी पहली फेज का नाम क्या है? ब्लीडिंग फेज। कौन सी फेज है? ब्लीडिंग फेज। तो हम कहेंगे इसका क्या होगा? ये रक्त के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि लगभग 13 दिन तक नॉर्मल क्रियाएं चलती रहती है। 13 दिन पे एलएच अपने पीक लेवल पे चला जाता है। कहां चला जाता है? पीक लेवल पे। तो एलएच पीक लेवल पे जाएगा तो ग्राफिन फॉलिकल को बाहर भेजेगा। ग्राफिन फॉलिकल बाहर आई तो उसके अंदर जो सेकेंडरी पूसाइट है वो भी बाहर आएगा, ठीक है। सेकेंडरी पूसाइट बाहर आई, इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन। अब अंडोत्सर्जन हो गया, ठीक है। इसी टाइम हमने के लिए भाई एलएच है वो लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 10 गुना। ओवुलेशन के टाइम कितना बढ़ता है? 10 गुना, ठीक है। अब उसको वापस नॉर्मल लेवल के अंदर आने के लिए लगभग 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा, 9 दिन तक का भी टाइम लग सकता है। तो कहेंगे 22 दिन तक तो ये वेट करेगी, लेकिन अंडाणु वेट करता है सिर्फ 2 दिन। कितने दिन तक? 2 दिन तक, ठीक है। जो ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है वो बदल जाता है कार्पस ल्यूटियम में। किसमें बदल जाता है? जिसको बोलते हैं पीक पिंड। क्या बोलते हैं? पीक पिंड। उसकी भी कई अवस्थाएं हैं, वो इसके बाद देखेंगे। पहले लिखो ऊतक परिवर्तन। किसकी बात करें भाई? अंडाशय में ऊतक परिवर्तन। अंडाशय में ऊतक परिवर्तन, यानी कि हम कहेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवेरी, ठीक है। इसकी पहली अवस्थाएं होती है वो अपने को याद रखनी है, अवस्थाओं का क्रम याद रखना है, ठीक है। अवस्थाओं का क्रम है, सबसे पहले है प्रीमोर्डियल में ऊतक परिवर्तन,
यानी कि हम कहेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखिए हम जानते हैं कि अंडाशय के अंदर गर्भावस्था में जब बच्ची अपने मां के पेट में थी यानी भ्रूण अवस्था में थी हम कहते हैं उसी वक्त इसका प्राइमरी oocyte बनेगा प्राइमरी oocyte। ये है प्राइमरी oocyte बोले भाई प्राइमरी oocyte। इसके बाद हम कहते हैं कुट्टी की कोशिकाओं की एक परत आ जाती है कौन आ जाती है भाई कुट्टी की कोशिकाओं की एक परत आ जाती है ठीक है। इस अवस्था को हम बोलते हैं प्री प्राइमोर्डियल स्टेज क्या बोलते हैं प्री प्राइमोर्डियल स्टेज ठीक है। ये क्या करेगी आसपास की जो कोशिकाएं उनसे पोषण लेगी और धीरे धीरे हम ये कोलुमनार कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएगी किस में जाएगी कोलुमनार। तो हमने कहा ये तो है प्राइमरी oocyte बोले भाई प्राइमरी oocyte। हमने कहा इसके चारों ओर बना ली कोलुमनार कोशिकाएं क्या बना ली ये हमने कहा ये इसके चारों ओर आ गई कोलुमनार कोशिकाएं ये आगे इसके पास में कोलुमनार कोशिकाएं ये आगे कोलुमनार से कौन से कोलुमनार सेल। ये जब प्री प्राइमोर्डियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे प्राइमोर्डियल स्टेज क्या बोलेंगे भाई प्राइमोर्डियल स्टेज ठीक है। ये काम हो जाता है हमारे बर्थ से पहले बहुत ज्यादा बर्थ से पहले तो हम कहेंगे ये हो रहा है बिफोर बर्थ। अगर बिफोर बर्थ हम इनका नंबर देखें इंट्रायूटेरिन लाइफ क्या देखेंगे इंट्रायूटेरिन लाइफ तो हम कहते हैं इनका नंबर होता है लगभग 7 मिलियन कितना होता है ठीक है। लेकिन ये हम कह रहे हैं बर्थ के टाइम पे कब है बर्थ के टाइम ठीक है। ये हम कहेंगे बर्थ के टाइम तक इसी अवस्था में रहेगी हम कहते हैं इसका नंबर होता है खाली 4 लाख 4। अब जैसे हम कहेंगे आएगी प्यूबर्टी को नहीं भाई प्यूबर्टी का आते हम कहेंगे इसके आसपास आएगा एफएसएच हो रहेगा भाई एफएसएच ठीक है। और एफएसएच का आते हम कहेंगे इसके चारों और परतें बन जाएगी क्या बनेगी भाई और ज्यादा परतें बन जाएगी ठीक है। इसको हम बोल देंगे प्राथमिक ऊतक क्या बोलेंगे प्राथमिक ऊतक। लेकिन इस टाइम ये अपने अंदर अपने चारों ओर एक आवरण बना लेगी जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। हम कहेंगे ये हो गया इसका अंदर बड़ा आवरण इस आवरण का नाम है जोना पेलुसिडा। एक राग में बोलो जोना पेलुसिडा बोलो जोना पेलुसिडा जोना पेलुसिडा जोना पेलुसिडा। देखिए इसका आंतरिक आवरण है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये आपको क्या प्राथमिक होना है प्राथमिक। अब कहते हैं प्यूबर्टी के अंदर लगभग 60 से 80 हजार होते हैं कितने होते हैं अपनी एनसीईआरटी कहती है 60 से 80 हजार होते हैं कितने होते हैं भाई 60,000 से 80,000 के होते हैं। लेकिन पर ओवरी ध्यान रखना अभी तक अपने बात कर रहे थे ना ये दोनों ओवरी में मिलाकर बात कर रहे थे और अब यहाँ पर प्रत्येक ओवरी क्लियर यहाँ पर प्रत्येक अंडाशय में 60 से 80 हजार बच्चे हैं और यहाँ पर ये 7 मिलियन में होते हैं ये दोनों ओवरी में मिलाकर क्लियर ठीक है। हमने कहा अब इसके अंदर हम कहेंगे एफएसएच कौन आएगा भाई प्यूबर्टी है तो और एफएसएच आएगा ठीक है। और एफएसएच आएगा हम कहेंगे ये धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो सेकेंडरी फॉलिकल तो हम कहेंगे ये तो है अपना प्राइमरी oocyte कौन है भाई प्राइमरी oocyte ठीक है। इसके ऊपर हमने कहा भाई धीरे धीरे ये इसकी है कोरोना डेटा या जोना पेलुसिडा पेलुसिडा हम कहेंगे इसके ऊपर हम कहेंगे और कुट्टी की कोशिकाओं की परत आएगी तो हमने कहा ये लो भाई हमने कुट्टी की कोशिकाओं की परत और ला दी। इसकी जो बाहर वाली परत है इसको हम बोलते हैं थीका परत क्या बोलते हैं भाई आप एनसीईआरटी में देखा थीका या प्रवारक स्तर यस सर थीका या प्रवारक स्तर तो ये वाली बाहर वाली परत इसको हम बोलते हैं थीका क्या बोलते हैं थीका लेयर क्लियर। ये तो हो रहा आपके सेकेंडरी oocyte ठीक है। अब यहां से यहां का रूपांतरण है वो किसके कारण हुआ तो एक ही बनेगी जरा बनेगी तो हम कहते हैं कि जब प्यूबर्टी आती है उस टाइम हम कहते हैं कि लगभग 6 से 8 प्राथमिक ऊतक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं 6 से 8 प्राथमिक ऊतक सक्रिय होते हैं और उनमें से हम कहेंगे 2 से 3 बन पाते हैं आपके सेकेंडरी oocyte समझते हैं सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी फॉलिकल समझते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसको हम तक अपने सेकेंडरी oocyte कहेंगे नहीं कहेंगे कहेंगे सर नहीं कहेंगे अंदर कौन है
प्राइमरी। तो प्राइमरी ऊसाइड को आप सेकेंडरी कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे भाई? सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर हमने ये जो थीका परत है वो दो भागों में विभक्त हो जाएगी, थीका इंटरना और एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे भाई? थीका इंटरना और एक्सटर्ना। हम कहेंगे यहाँ पर आगे हमारे पास में नहीं होता, हमने कहा अंदर तो है आपका प्राइमरी ऊसाइड। कौन है भाई? प्राइमरी ऊसाइड। प्राइमरी ऊसाइड। इसके बाद हमने क्या दिया है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। इसके बाद हमने कहा ये है पुट्टी के परत। कौन है भाई? पुट्टी के परत। के भीतर ये इसको ऊपर पुट्टी के परत आ गई। ये हमने कहा इसकी जो परवलक स्तर थे ये हमने कहा दो अलग-अलग भागों में बंट गई। ये तो है थीका इंटरना और ये कौन है? थीका एक्सटर्ना। तो हमने कहा भाई देखिए ये तो है थीका इंटरना, थीका इंटरना और ये है थीका एक्सटर्ना। क्लियर बात? ठीक है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा है? सेकंड बोलेंगे। ये क्या है? टर्सरी। लेकिन टर्सरी नहीं बनाता, टर्सरी की शुरुआती अवस्था है। क्या भाई? शुरुआती अवस्था। तो इसको हम बोलते हैं अर्ली टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं भाई? अर्ली टर्शियरी फॉलिकल। अब ये जब तक टाइम आता है तब तक हम कहेंगे एफएसएस थोड़ा बहुत और निकल जाएगा। एफएसएस और निकलेगा तो हम कहेंगे ये जो प्राइमरी ऊसाइड जो कि प्रोफेज फर्स्ट में फंसा है, कहां सा है? प्रोफेज फर्स्ट। ये आपके प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करके सेकेंडरी ऊसाइड में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब देखिए अब आता है मेन परिवर्तन। हम कहेंगे ये सेकेंडरी ऊसाइड है। इसके बाहर हमने कहा ये है एक परत, इसका नाम क्या है? पेलुसिडा। पेलुसिडा। इसके बाद एक परत और आ जाती है जो कि आपके पुट्टी के कोशिकाओं की होती है। किसकी होती है? पुट्टी की कोशिकाएं। हमने कहा ये पुट्टी की कोशिकाएं, ठीक है। इन पुट्टी की कोशिकाओं की एक परत और बन जाती है, इसी परत को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। घर से बाहर जाओगे क्या होगा भाई? कोरोना। बाहर वाली परत कौन सी? रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। कौन सी भाई? कोरोना रेडिएटा। और अंदर वाली कौन सी? कोरोना पेलुसिडा। तो अंदर वाली परत कौन सी है? पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। कौन सी भाई? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। कौन सी भाई? जोना पेलुसिडा। और बाहर वाली कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। क्लियर बात? Yes. अब हम कहेंगे इसके अंदर क्या होगा? जैसे ये थीका इंटरना और एक्सटर्ना थी, ये तो हम कहेंगे ऐसे दूर पड़ी रहेगी इससे। ये तो है थीका इंटरना। कौन सी है भाई? और ये है थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये पुट्टा कोशिकाएं हैं, ये से दूर चली जाएगी। नहीं यार। और यहाँ पर हम कहेंगे बीच से एक गुहा बन जाएगी जो तरल से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? तरल से। इस तरल से भरी गुहा को हम कहते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं? एंट्रम। यहाँ कहते हैं तरल से भरी गुहा है। कैसी है भाई? तरल से भरी गुहा है। अब इसको हम बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे भाई? मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? मैच्योर टर्सरी। इसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम होता है? ग्राफियन पुट्टक। क्या नाम होता है? ग्राफियन पुट्टक। ये हम कहेंगे जैसे एलएच का स्रावन बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा भाई? LH का तो स्रावन। हम कहेंगे यहाँ से इस सेकेंडरी ऊसाइड को रिलीज करेगा। अब इसके अंदर ये कौन है भाई? सेकेंडरी ऊसाइड। कौन है भाई? सेकेंडरी। क्लियर? हमने क्या किया? यहाँ पर इसका नाम दे दिया ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम दे दिया? ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे से कहेंगे मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। कौन सा? मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि यौनारंभ के समय, तो भाई यौनारंभ के समय प्रत्येक एमसी के दौरान, तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 6 से 8 कितने भाई? या 6 से 12 ले लो, 6 से 12 प्राथमिक ऊतक सक्रिय सक्रिय इनसे बनते हैं 2 से 3 आपके द्वितीयक ऊतक। क्या बनते हैं? 2 से 3 द्वितीयक 2 से 3 बनते हैं द्वितीयक ऊतक। इनमें से हम कहते हैं एक है वो आपके परिपक्व ग्राफियन ऊतक बनाता है। कौन बनाता है भाई? ग्राफियन ऊतक में विकसित होता है और इसी से हम कहते हैं आगे जाकर आपका अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है भाई? अगर आपको कोई पूछ ले अंडोत्सर्ग की परिभाषा, इसकी परिभाषा वाक्य दो। अंडोत्सर्ग की परिभाषा अंडाशय से अंडाणु का मोक्षण होना अंडोत्सर्ग कहलाता है।
अरे गलत है भाई, क्योंकि अंडाणु तो बने ही नहीं है। अंडाणु कब बनेगा जब शुक्राणु आ जाए, शुक्राणु आ जाए भाई। अभी तक तो है द्वितीयक oocyte कौन है भाई, तो हमने ये ग्राफीन पुटक से द्वितीयक oocyte का मोचन अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है यस सर। समझ में आया? समझ में आया? नहीं, अरे नहीं है, पता नहीं, अरे नहीं है ना, दोबारा हमने कहा सबसे पहले स्टेज होती है प्री प्राइमरी स्टेज, कौन सी थी? प्री प्राइमरी। इसके ऊपर हम कहते हैं पुट्ट कोशिकाओं का आवरण होता है, इसका तो पुट्ट ये आपके के पास की कोशिकाओं की पोषण लेगी, पानी वगैरह ग्रहण करके फूल जाएगी, क्या रही भाई? फूल जाएगी। और आपके कोलुमनार कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएगी, इसमें लगेगी कोलुमनार कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएगी। ये प्रक्रिया हम कहते हैं जन्म से पहले ही चलती है, कब चलती है भाई? जन्म से पहले। अब जन्म तक ये यहां पर रुक जाएगी, जन्म के बाद में प्यूबर्टी कौन आएगी? प्यूबर्टी के टाइम हमने ये आएगा एफएसएच कौन आएगा? एफएसएच। तो इसके बाद क्या होगा? पुट्ट कोशिकाओं की और पत्तियां आ जाएंगी, पुट्ट कोशिकाओं की और पत्तियां आ जाएंगी, और इसका खुद का एक आवरण बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे जोना पेल्विस। क्या बोलेंगे? जोना पेल्विस। ठीक है, हम कहते हैं जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आएगा उस वक्त होंगे 6 से 8 आपके प्राथमिक पुटक सक्रिय होंगे, कौन होंगे? प्राथमिक पुटक सक्रिय होंगे। ठीक है, ये सक्रिय होकर हम कहेंगे 2 से 3 बना लेते हैं आपके द्वितीयक पुटक, क्या बना लेते हैं? द्वितीयक पुटक, बोले तो सेकेंडरी फॉलिकल बना लेते हैं। सेकेंडरी इसके अंदर क्या होता है? हम कहेंगे एक तो थीका लेयर हो जाती है, क्या होता है? थीका लेयर। पुट्ट कोशिकाओं की और ज्यादा परतें आ जाती है, क्या जाते हैं? पुट्ट कोशिकाओं की और ज्यादा परतें आ जाती है। क्लियर बात है? अभी तक अपने पास में प्राइमरी oocyte कौन है? प्राइमरी। अब हमने कहा जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आने वाला था, ठीक है, उस टाइम हमने कहा इसके अंदर जो थीका एक्सटर्ना और इंटरना है वो दोनों क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो थीका इंटरना है कौन है भाई? थीका इंटरना, ये हम कहते हैं एस्ट्रोजन का स्रावन कराती है, किसका कराती है? एस्ट्रोजन। यानी हम कहेंगे कि जो आपके गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम परत है वो हम कहते हैं एस्ट्रोजन की वजह से वृद्धि करती है। मोटी होने का उसका कारण क्या है? और एस्ट्रोजन स्राव कौन कर रहा है? थीका। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट गर्भाशय और अंडाशय का आपस में रिलेशन है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आया, आर्टिकल का टाइम आया, हमने कहा इसने विभाजन कर दिया, क्या कर लिया? एफएसएच की वस्तु में प्राइमरी oocyte में सेकेंडरी oocyte में क्या बना लिया? सेकेंडरी oocyte। और इसी टाइम इसके बाहर जो परतें थी उनके बीच में एक गुहा बन गई, क्या बन गई? गुहा। उसको हम बोलते हैं एंट्रम, क्या बोलते हैं? ये तरल से भरी गुहा होती है, कैसे तरल से भरी होती है। ठीक है, और इस रूप को हम बोलते हैं टर्सनिक फॉलिकल, क्या बोलते हैं? टर्सनिक फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल, क्या बोलते हैं? जब एलएच का स्रावन ज्यादा होगा, किसका होगा भाई? एलएच का स्रावन ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर मोचित कर दिया जाएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर मोचित हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, क्या बोलते हैं? और इस ग्राफिन फॉलिकल का बचा हुआ जो भाग है वो हम कहेंगे धीरे 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 कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। इसका नाम कार्पस ल्यूटियम क्यों दिया गया? क्योंकि इससे द्वितीयक oocyte को मुक्त कराने वाला कौन था? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन था भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उस हार्मोन का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग ने इसका ब्रेकअप कराया, तो उसी ब्रेकअप के आधार पर इसका नाम दे दिया कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम दिया? ये हम कहते हैं पीले रंग की होती है, कैसी थी? पीले रंग की। कैसी भाई? पीले रंग की। और इसके अंदर पीले रंग होने का कारण यह है कि हम कहेंगे जैसे ये अंडाणु यहाँ से निकलेगा, तो द्वितीयक oocyte यहाँ से निकलेगा, इसके अंदर हम ब्लड वेसल्स निकलेंगे, कौन निकलेंगे? ब्लड वेसल्स। वो हम कहेंगे अंदर जाकर इसके अंदर ब्लीडिंग करेगी, क्या करेगी? ब्लीडिंग। कितनी? मात्र 1 या 2 बूंद, मात्र 1 या 2 बूंद। हम कहेंगे उसका इसके अंदर क्लोट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्लोट बन जाएगा। अब क्लोट बन गया, हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर हम कहते हैं होता है पोर्फायरिन, क्या होता है? पोर्फायरिन। तो वो हम कहते हैं येलो कलर का होता है, कैसा होता है? येलो कलर। तो हम कहेंगे ये भी येलो कलर का बना लेगी, और इस वर्णक को हम बोलेंगे ल्यूटिन वर्णक, क्या बोलेंगे? ल्यूटिन। इसका नाम हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम। ये हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन का स्राव करती है, किसका करती है? प्रोजेस्टेरोन। हमें पता है कि एलएच का स्राव बढ़ा था 13वें दिन, कब बढ़ा था भाई? 13वें दिन। हम कहते हैं कि 13वें दिन बढ़ा कितना? हम कहते हैं लगभग 10 गुना। कितने गुना? 10 गुना। यानी अगर आज उसके पास 10 रुपए थे तो कल अचानक से उसके पास नहीं 20 यानी 10 गुना, यानी लगभग 1000%। कितने परसेंट? 1000। तो अचानक से बढ़ा है तो उसको वापस नॉर्मल लेवल में आने में टाइम लगेगा, क्या लगेगा भाई? टाइम लगेगा। हम कहते हैं 8 से 9 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तब तक कार्पस ल्यूटियम बैठा रहता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के बढ़ने का कारण कौन था? अरे कार्पस ल्यूटियम के बढ़ने का कारण कौन है? जब तक एलएच रहेगा कार्पस ल्यूटियम बैठा रहेगा और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कर रहा है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मायोमेट्रियम के अंदर संकुचनों को कम करता है, मायोमेट्रियम में संकुचनों को कम करता है, यानी एंडोमेट्रियम को टूटने से बचाता है। किससे बचाता है? एंडोमेट्रियम को टूटने से बचाता है। यानी हम कहेंगे तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जैसे ही इसको पता चला एलएच नहीं है, तो ये एलएच के याद में तड़प तड़प के रोएगी। और गाना क्या देंगे?
तड़प दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। यानी कार्पस लुटियम लुट जाएगी, कार्पस लुटियम यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी, कार्पस लुटियम धीरे धीरे विघटित होगी और एक सफेद संरचना में बदल जाएगी। उस सफेद संरचना का नाम होगा कार्पस एल्बिकेंस। क्या नाम होगा? कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो हमने कहा जैसे कार्पस लुटियम लुटी, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कम, किसका स्रावण कम है? प्रोजेस्टेरोन कम, तो हम कहेंगे गर्भाशय की मध्य परत अंदर संकुचन तेज जो एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा परत बड़ी थी फंक्शनल से, वो हम कहेंगे रक्त के रूप में बाहर आने लग जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्तो प्रावस्था या रजोस्रावी प्रावस्था। ये तो थी भाई। उसके बाद क्या होगा? तो हम कहेंगे धीरे धीरे वापस से चलती रहेगी। जैसे ही 13 दिन एलएच बढ़ा, 14 दिन यहाँ से अंडा मुक्त। ठीक है, अंडा मुक्त, कार्पस लुटियम बड़ी, वो प्रोजेस्टेरोन निकलेगी कब तक? जब तक एलएच रहेगा। एलएच जैसे कम हुआ, ये वापस वही गाना गाएगी, तड़प तड़प के दिल से आह निकल रही है। ठीक है, कार्पस एल्बिकेंस कार्पस लुटियम का विपरीत भाग है, सफेद रंग का होता है, छोटी सी कणिका होती है, वो कभी प्रोजेस्टेरोन का स्राव नहीं करती। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28वें दिन अगर ढूंढ के भी देखें ना, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन शुद्ध कौन रहा था? कार्पस लुटियम, वो तो खत्म होगी। 28वें दिन थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन 29वें दिन थोड़ा भी नहीं बचता है। इसीलिए 29वें दिन क्या होगा? मायोमेट्रियम संकुचन करेगा, संकुचन करते ब्लीडिंग चालू होगी। और ब्लीडिंग किसकी वजह से हो रही है? एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम? तो संकुचन तो हो रहा है मायोमेट्रियम की, किसकी वजह से? मायोमेट्रियम। और ब्लीडिंग के रूप में बात कौन आ गई? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के साथ में उसकी रक्त आते हैं, हम कहते हैं उसके डैमेज टिश्यू आते हैं, साथ में हम कहते हैं म्यूकस पदार्थ आता है, और जो निष्क्रिय अंडा हो चुका है, क्योंकि अंडे ने बेचारे 2 दिन तक वेट किया था। हमने कहा जैसे फिमरिन उसको केज किया, केज करके एम्पुला में आया, एम्पुला में इसने मात्र 2 दिन का वेट किया। कितने दिन का? 2 दिन का। 2 दिन का। क्लियर? अरे यहाँ किसी को डाउट आया समझ में? यस। आगे भी अच्छा, ये वाली जो प्रक्रिया ये हो रही है गर्भावस्था के 12वें या 13वें दिन, हो रही है भाई 12वें या 13वें दिन। गर्भावस्था की हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें या 13वें। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि 13वें दिन की रात को बढ़ेगा एलएच का लेवल, किसका बढ़ेगा भाई? 13वें की रात को बढ़ जाएगा एलएच का लेवल, किसका बढ़ेगा भाई? एलएच का लेवल। हम कहते हैं इस टाइम एलएच का श्रवण अपने उच्चतम स्तर पर होता है, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं? जैसे एलएच बढ़ेगा, इस पे लात मारेगा, क्या मारेगा भाई? तो हम यहां से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, यानी कि सेकेंडरी। तो हमने ये देख दिया है ओवरी, क्या भाई? ओवरी। और हमने ये देख दिया है सेकेंडरी oocyte, कौन है भाई? सेकेंडरी oocyte। इसके पास में 2 परतें हैं, कौन परतें भाई? 2 परतें हैं। बाहर वाली परत कौन सी है? कोरोना रेडिना। और अंदर वाली कौन सी है? जोना पेरिस्टा। जोना पेरिस्टा, कोरोना रेडिना। क्लियर है? हमने कहा ये आपका द्वितीयक oocyte है, कौन है भाई? द्वितीयक oocyte। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? बोले तो ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? हम कह रहे हैं हमारे पास में संरचना कुछ इस टाइप से थी, और यहां से हमने कहते हैं जैसे अंडाणु बाहर निकला, ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास में ठीक है, हमने कहा अंडाणु बाहर निकला, यहां से फटा अंडाणु बाहर आया। क्लियर भाई? अब इसको हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे इसका हम एक नया नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नया नाम। इसके अंदर हम कहेंगे धीरे धीरे यहां से ब्लड वेसल प्रवेश कर जाएगी। कौन कर जाएगी? ब्लड वेसल। सबसे पहले हम देखेंगे भाई ये है क्या? हम कहेंगे ये है ग्राफियन पुट्टिका का बचा हुआ भाग। इसका मतलब हम कहेंगे ये है क्या? हम कहेंगे ग्राफियन पुट्टिका का बचा हुआ भाग। ठीक है, ये धीरे धीरे हम कहेंगे आपके बदल जाएगा कार्पस लुटियम में। क्या बदल जाएगा? कार्पस लुटियम में। क्या इससे पहले की कोई एक अवस्था हो आएगी? तो हम कहेंगे आएगी, उसका नाम होगा कार्पस हीमोरेजिकम। क्या नाम होगा भाई? कार्पस हीमोरेजिकम। ठीक है, उस टाइम क्या होता है? हम कहेंगे यहाँ से ब्लड वेसल एंटर करेगी। अंदर कौन करेगी भाई? ब्लड वेसल एंटर करेगी, और ब्लड वेसल का जो अंतिम सिरा है वो अंदर जाकर हम कहेंगे टूट जाएगा, और यहाँ पर धीरे धीरे 1 या 2 बूंद या 1 या 2 ml की ब्लीडिंग कर देगा। क्या कर देगा भाई? ये ब्लीडिंग हुई है ना, हमें पता है ब्लीडिंग के बाद होती है क्लोटिंग। क्या होती है भाई? हम कहेंगे इस ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। क्या जाएगी? क्लोटिंग। ये ब्लड जैसे क्लोट होएगा तो हम कहेंगे हमें यहाँ लाल कलर दिखेगा। कैसे दिखेगा भाई? लाल कलर। इसको हम बोलते हैं रेड बॉडी। क्या बोलते हैं भाई? रेड बॉडी। अगर इसका हम कोई नाम दें तो इसका नाम हम देते हैं कार्पस हीमोरेजिकम। क्या नाम है भाई? कार्पस हीमोरेजिकम। क्या नाम है भाई? कार्पस हीमोरेजिकम। ठीक है, अब देखो भाई अब क्या होता है? अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा भाई? मंजूर खुदा होगा। ठीक है, हमने कहा भाई अब इसके अंदर हम कहेंगे धीरे धीरे क्या होगा? तो आरबीसी है,
ठीक है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो हम कहेंगे धीरे धीरे ल्यूटीन पिगमेंट में बदलेगा। इसमें बदलेगा भाई ल्यूटीन पिगमेंट, और हम कहेंगे ये धीरे धीरे पीले रंग की हो जाएगी। इसे देखिए पीले रंग की हो जाएगी, और इसमें पीले रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है भाई? ल्यूटीन वर्णक। क्या भाई हम कहेंगे इसका वर्णक है ल्यूटीन वर्णक, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे क्या? कार्बस ल्यूटीन। क्या नाम दे देंगे भाई? कार्बस ल्यूटीन। हम देखेंगे भाई ये जो है चीज, इस चीज का नाम हमारे पास में आएगा कार्बस ल्यूटीन। क्या नाम आएगा? कार्बस ल्यूटीन, क्योंकि यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होने से बंद हो गया अपना, तो हमने इसको नाम दे दिया कार्बस ल्यूटीन। और इसके अंदर हम कहेंगे येलो कलर के पिगमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ल्यूटीन पिगमेंट है, इसको हमने नाम दे दिया कार्बस ल्यूटीन। अब क्या होगा अगर हम कह रहे हैं एंडोसल्फ हुआ है और कार्बस ल्यूटीन बन गई, तो हम कहेंगे कार्बस ल्यूटीन बनकर हम कहेंगे प्रोजेस्टेरोन का स्राव बढ़ाएगा। किसका स्राव बढ़ाएगा? तो हम कहेंगे ये क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ाएगी। प्रोजेस्टेरोन का स्तर है वो बढ़ा देती है। अगर हम कह रहे हैं कि अपने को निषेचन करवाना है, ठीक है, उस टाइम तक हम कहेंगे ये कंट्रोल में रहेगी। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि 13 दिन कौन पड़ा है भाई? 13 दिन एलएच पड़ा है। कब पड़ा है? 13 दिन। और ये प्रक्रिया कब हो रही है? 14 दिन। ओव्यूलेशन कब हो रहा है भाई? 14 दिन। तो हम कह रहे हैं एलएच बढ़ा है, और कितना? तो हम कहते हैं लगभग 10 गुना एलएच बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10 गुना एलएच का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो हम कहेंगे एलएच का लेवल पहले मान लो इतना सा था, अचानक से इतना हो गया, तो उसको वापस धीरे धीरे मेंटेन होने में टाइम लगेगा। तब तक हम कहेंगे आपकी कार्बस ल्यूटीन बनी रहेगी। और अब देखिए हमने कहा था हमारे पास में था ग्राफिन पुटक। कौन था भाई? ग्राफिन। और ग्राफिन पुटक से कार्बस ल्यूटीन बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? एलएच। एलएच का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसीलिए हम इसका नाम देते हैं कार्बस ल्यूटीन। क्या नाम देते हैं भाई? कार्बस ल्यूटीन। ये हम कहेंगे प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता रहेगा। कब तक? हम कहेंगे लगभग 7 से 8 दिन। कब तक भाई? 7 से 8 दिन, यानी 22वें या 23वें दिन तक। क्लियर बात? हम कहेंगे उस टाइम तक एलएच है वो एकदम लेवल में हो जाएगा। अब इसको लगेगा यहाँ पर एलएच है नहीं, कौन नहीं भाई? तो ये सोचे कि हम जिसके लिए घर से भाग के आए थे वो तो यहाँ ही, ठीक है भाई, जिसके लिए वो सेकेंडरी उस साइड से बेचारे से अलग हुआ था वो तो इसको छोड़ के चला गया, एलएच ने अपना लेवल सामान नहीं सकिया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एलएच के प्यार में तरफ तरफ के लोग धीरे धीरे ये छोटी होती जाएगी, रोटी वोटी खाएगी नहीं, रोटी नहीं खाएगी तो सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ के हम कहेंगे खून इसमें रहेगा नहीं, एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, और ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। किसमें बदलेगी? कार्बस एल्बिकेंस में। तो हम कहेंगे छोटी सी संरचना कार्बस एल्बिकेंस में बदल जाएगी। किसमें बदलेगी भाई? कार्बस एल्बिकेंस में। इस प्रक्रिया तक आते आते लगभग 28 वाली में यानी 14 दिन पर ओवुलेशन हुआ था, ठीक है, और 14 दिन हम कह रहे धीरे धीरे कार्बस ल्यूटीन बनी, ठीक है, और धीरे धीरे हमने कहा एलएच के चक्कर में ये कार्बस एल्बिकेंस में बदली 28वें दिन तक। कब तक बदली हुई? यानी आप कहेंगे 28वें दिन तक ये क्या करेगी? 28वें दिन तक क्या करेगी? तो हम कहेंगे ये लगातार प्रोजेस्टेरोन बनाती रहेगी। क्या बनेगी? अब ये खुद एल्बिकेंस में बदलेगी तो हमें प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा। प्रोजेस्टेरोन नहीं है इसका मतलब मायोमेट्रियम के अंदर संकुचन होंगे। क्या होंगे भाई? संकुचन। मायोमेट्रियम में संकुचन होते ही ये एंडोमेट्रियम में हलचल उत्पन्न कर देगा। किसमें करेगा? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के जो डैमेज टिश्यू है, क्षतिग्रस्त ऊतक है, जो श्लेष्मा है, रक्त है, वो हम कहेंगे बाहर आएगा। साथ में अंडाणु जो यहाँ से निकला था, जो द्वितीयक कोशिका निकला था, उसको भी बेचारे को स्पर्म नहीं मिला। कौन नहीं मिला? स्पर्म। तो हम कहेंगे वो भी बेचारा निष्क्रिय हो गया। अब वो भी हम कहेंगे रक्त के साथ में बहकर बाहर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रजोस्राव। क्या बोलते हैं? या मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसमें क्या क्या होता है? हम कहते हैं रक्त होता है, निष्क्रिय अंडा होता है, क्षतिग्रस्त ऊतक होता है, श्लेष्मा होता है। क्या होता है? श्लेष्मा। क्लियर बात है तक? अरे किसी को डाउट? तो अभी तक मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डिग्री पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बता दिया। कब क्या होता है? क्लियर बात?